पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर के दौरे पर जब भी आते हैं, उनका कोई भी बयान आता है उससे राजनीति में हलचल मच जाती है और जो राजनीतिक हलचल शुरू होती है उसके बाद वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। गुलाम नबी आज़ाद ने इससे पहले जो दौरे किए, उन दौरों की दो ख़ास बातें थीं। एक ख़ास बात तो ये कि गुलाम नबी आज़ाद जब आए तो कांग्रेस के उपाध्यक्षों ने इस्तीफे दिए, यानी जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जो लोग उपाध्यक्ष के पद पर थे और गुलाम नबी आज़ाद के करीबी माने जाते थे और माने जाते हैं, उन लोगों ने अपने अपने पदों से इस्तीफे दिए। उनके इस्तीफे कबूल हुए। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बाज़ाब्ता तौर पर एक प्रेस नोट निकालकर इस बात की पुष्टि की कि गुलाम नबी मोंगा हो, गुलाम मोहम्मद सरूरी हो या कोई और लीडर हो, इन लीडरों के इस्तीफे कबूल कर लिए गए हैं, क्योंकि ये लोग चाहते थे कि इन्हें इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज से आज़ादी दे दी जाए। तो गुलाम नबी आज़ाद जब पहली बार आए तो ये सब कुछ हुआ और उसके बाद ये खबर भी मीडिया में आई कि ये जो इस्तीफे थे, ये गुलाम नबी आज़ाद जब दिल्ली से जम्मू कश्मीर आए तो ये इस्तीफे में जो कुछ लिखा हुआ था ये सारा दिल्ली से ही लिखकर लाया गया था। इन नेताओं से यहां पर केवल हस्ताक्षर कराए गए। अब इसमें सच्चाई है या सच्चाई नहीं है, राजनीति में कई चीजें ऐसी होती हैं जो होती तो हैं, लेकिन जब आप कहते हैं तो कहा जाता है कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आप कांग्रेस के किसी नेता से पूछेंगे क्या आप गुलाम नबी आज़ाद के खेमे में हैं या आप गुलाम मोहम्मद मीर के खेमे में हैं, तभी हमने कहा एक्स सीएम गुलाम नबी आज़ाद वर्सेस जेकेपीसीसी प्रेसिडेंट गुलाम अहमद मीर। अब इस समय जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर हैं, लेकिन कार्यकारिणी अध्यक्ष रमन भल्ला भी हैं। कार्यकारिणी अध्यक्ष का मतलब हो गया कि जम्मू संभाग की सारी जिम्मेदारी इस समय रमन भल्ला के कांधों के ऊपर है। गुलाम नबी आज़ाद भी जम्मू कश्मीर का चक्कर लगा रहे हैं और गुलाम अहमद मीर भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में और घाटी के अलग अलग जगहों में जाकर और जम्मू में भी कई जगहों पर जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। अगर दोनों नेताओं की भाषा शैली और दोनों नेताओं के संबोधनों को आंका जाए तो साफ तौर पर यह नजर आता है कि पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा में एक लंबे समय तक नेता प्रतिपक्ष रहे गुलाम नबी आज़ाद आम जनमानस की नब्ज को समझते हैं, जम्मू कश्मीर के हालात से वाकिफ हैं और जम्मू कश्मीर के हालात के साथ वाकिफ होने के साथ साथ में उन्हें इस बात की भी समझ है कि जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग हो यानी डिलिमिटेशन कमीशन हो या कोई और बात, तो उस बात पर कहना क्या है और कहना किस तरीके से है। जब डिलिमिटेशन कमीशन पर गुलाम नबी आज़ाद से पूछा गया तो जिस दिन डिलिमिटेशन कमीशन का ड्राफ्ट आया, जिस दिन 20 यानी दिसंबर 20 तारीख को जिस दिन डिलिमिटेशन कमीशन का ड्राफ्ट आया, मैं 20 दिसंबर की बात कर रहा हूं, डिलिमिटेशन कमीशन का ड्राफ्ट आता है, गुलाम नबी आज़ाद उसी दिन जनसभा को संबोधित कर रहे थे। और उस जनसभा में गुलाम नबी आज़ाद ने क्या कहा? उन्होंने कहा डिलिमिटेशन कमीशन, हदबंदी आयोग जिस समय डिलिमिट करता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, मेरा अपना यह मानना है कि अर्स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा में, कठुआ सांबा में और राजौरी पुंछ के क्षेत्रों में कॉन्स्टिट्यूएंसीज बढ़नी चाहिए। और उसी दिन आपको डिलिमिटेशन कमीशन की सिफारिश का भी पता है कि सिफारिश आई और सिफारिश में यह पता चला कि कठुआ, सांबा, राजौरी, उधमपुर और उसके अलावा डोडा और किश्तवाड़ के क्षेत्रों में, किश्तवाड़ के जिलों में कॉन्स्टिट्यूएंसियों को बढ़ाया जा रहा है। एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी इन 6 के 6 जिलों में बढ़ाई जा रही है। जम्मू डिस्ट्रिक्ट में कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं बढ़ रही, साफ हो गया। रियासी में कोई नई कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं बनेगी, पुंछ में कोई नई कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं बनेगी और रामबन में भी कोई नई कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं बनेगी। यह बात साफ हो गई। अब गुलाम नबी आज़ाद डिलिमिटेशन कमीशन के ना तो मेंबर हैं, ना डिलिमिटेशन कमीशन की चेयरमैन के साथ उनकी कोई जान पहचान है। तो अगर डिलिमिटेशन कमीशन की चेयरमैन, और वो भी आप जानते हैं रिटायर्ड जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट की, तो संभवतः उनसे तो किसी की मुलाकात वैसे भी नहीं होती होगी। डिलिमिटेशन के सिलसिले में कोई अपनी बात रखना चाहे तो लिखित रूप में डिलिमिटेशन कमीशन के सामने रखता है। तो साफ हो गई ये बात कि डिलिमिटेशन कमीशन ने जो बाद में सिफारिश की, गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर को जानते हुए और जम्मू संभाग के हालात को समझते हुए, यहां की कनेक्टिविटी, यहां के ज्योग्राफिकल टेरेन, यहां की सारी चीजों से, चूंकि मुख्यमंत्री रहे हैं जम्मू कश्मीर के 2.5 साल, तो उस 2.5 साल में इन सभी चीजों से वो वाकिफ है। वैसे भी
जम्मू कश्मीर में जम्मू संभाग के अर्स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा के रहने वाले हैं, उसमें भी डोडा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, तो गुलाम नबी आजाद इस बात को भली भांति जानते हैं कि कहां डीलिमिटेशन कमीशन को सीटें बढ़ानी चाहिए, कहां डीलिमिटेशन कमीशन को नई सीटें क्रिएट करनी चाहिए। तो गुलाम नबी आजाद का यह बयान, और इस बयान के बाद बहुत सारे स्फीयर्स में, बहुत सारे सर्कल्स में जब बात हो रही थी तो मैं देख रहा था कि बहुत बड़े बड़े अक्लमंद लोग की बात कह रहे थे कि गुलाम नबी आजाद पल्स समझते हैं जम्मू संभाग की और उस पल्स के बिल्कुल अकॉर्डिंग बात करते हैं, और जब कश्मीर भी जाते हैं वहां पर भी वही बात करते हैं जो बात जब वो कश्मीर में करें और जम्मू में वापस आए तो लोग ये ना कहें कि गुलाम नबी आजाद ने जो कश्मीर में कहा था वो गुलाम नबी आजाद ने जम्मू में नहीं कहा। तो इसका मतलब लोगों की पल्स से वाकिफ हैं पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद। उसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, उसके बाद जब उनसे फिर पूछा गया कि बताइए डीलिमिटेशन कमीशन पर आपने क्या कहना है, तो गुलाम नबी आजाद ने फिर यह कहा कि जब डीलिमिटेशन कमीशन का ड्राफ्ट पब्लिक होगा तो एक आम नागरिक की तरह मुझे भी यह पता चलेगा कि डीलिमिटेशन कमीशन के ड्राफ्ट में क्या है, डीलिमिटेशन कमीशन का ड्राफ्ट क्या कह रहा है, और फिर मैं भी देखूंगा कि किस बुनियाद पर 6 सीटें जो जम्मू संभाग में दी गई हैं कहां कहां पर दी गई हैं और कैसे कैसे दी गई हैं, मैं ये देखूंगा। यानी उन्होंने ये नहीं कहा जो बाकी नेता कह रहे हैं। अब आप आइए जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर, जम्मू में उन्होंने भी एक जनसभा को संबोधित किया। रमन भल्ला कार्यकारिणी अध्यक्ष बनने के बाद जब पहली बार उनकी एक महारैली निकली, उस महारैली को गुलाम अहमद मीर ने संबोधित किया। वहां पर गुलाम अहमद मीर से जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने जवाब में यह कहा कि 6 सीटें जम्मू संभाग में बढ़ाई गई हैं, हम देखेंगे कि जम्मू संभाग में जो 6 सीटें बढ़ाई गई हैं ये किस आधार पर बढ़ाई गई हैं और कश्मीर संभाग को एक ही सीट क्यों मिली है, और उनके चेहरे से भी वो साफ तौर पर दुखी और परेशान लग रहे थे। अब यहां पर गुलाम नबी आजाद और गुलाम अहमद मीर के बीच में एक बहुत बड़ा फर्क ये कि गुलाम नबी आजाद इस बात को समझते हैं कि कांग्रेस का जो वोट है वो जम्मू संभाग में है, और कांग्रेस का वोट चूंकि मुख्यतः जम्मू संभाग में है, इसलिए कांग्रेस जब अपनी राजनीति जम्मू संभाग में करे तो जम्मू संभाग के हितों को ध्यान में रखते हुए करे, और जब कश्मीर संभाग में कांग्रेस बात करे तो कश्मीर संभाग में वो कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी का आउटफिट नजर ना आए, बल्कि कश्मीर संभाग में वो एक नेशनल पार्टी के रूप में नजर आए। यानी बात करें तो देश हित की बात करें तो पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें। उसके बाद गुलाम नबी आजाद और गुलाम अहमद मीर के बीच में एक और बड़ा फर्क, गुलाम अहमद मीर जब 6 सीटों को लेकर दुखी होते हैं या आहत होते हैं या उन्हें यह लगता है कि जो ये परिसीमन आयोग ने किया है ये सही नहीं किया है, इसके ये तथ्यहीन है, या जब वो ये कहते हैं कि आप अगर पॉपुलेशन के बेसिस बुनियाद पर देखेंगे तो कश्मीर संभाग की सीटें ज्यादा बनती हैं, जम्मू संभाग की सीटें कम बनती है, लेकिन अगर उसके बावजूद परिसीमन आयोग ने सीटें जम्मू संभाग को ज्यादा दी हैं, कश्मीर संभाग को कम दी हैं, तो हम ड्राफ्ट आने के बाद डिसाइड करेंगे नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन हमारा क्या होगा। तो जब आप बात सबसे पहले दोनों संभागों की आबादी की करते हैं तो इसका मतलब आप उसी नैरेटिव को पुश करने की कोशिश करते हैं जो नैरेटिव कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज का है। यानी कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज का नैरेटिव परिसीमन आयोग को लेकर साफ तौर पर यह है कि परिसीमन जब होना था वो होना चाहिए था 2011 की सेंसस की बुनियाद पर, और परिसीमन के अगर 2011 के सेंसस की बुनियाद पर होता तो कश्मीर संभाग की 90 में से 50 सीटें होती और जम्मू संभाग की 40 सीटें होती। यानी जम्मू और कश्मीर के बीच में अंतर जो है वो 10 सीटों का होता। जम्मू संभाग में आप ऑलरेडी जानते हैं कि इस समय जो समीकरण है उसमें 45 सीटें पहले 46 सीटें पहले कश्मीर संभाग की थी और 37 सीटें जम्मू संभाग की थी। अब वो फासला थोड़ा और कम हुआ है, अब 43 और 47 के करीब करीब सीटें, कश्मीर संभाग की 1 सीट बढ़ी 46 से 47 हो गया, और जम्मू संभाग की 6 सीटें बढ़ी तो 37 से 43 हो गया। जब आप बात करते हैं दोनों प्रांतों में आबादी कितनी है और आबादी की बुनियाद पर सीट बढ़ना और घटना चाहिए था और बाकी पैरामीटर्स को
जिन पैरामीटर्स की बुनियाद पर जम्मू संभाग की सीटें बढ़ाई गई हैं, वो पैरामीटर्स तो हैं, लेकिन बड़ा पैरामीटर आबादी है। तो जब आप इस तरह की बात करते हैं तो जम्मू संभाग का आम जनमानस और यहां का वोटर जब ये सुनता है तो वो ये सवाल करता है कि क्या कांग्रेस एक संभाग का दल है? क्या कांग्रेस एक संभाग की पार्टी है? अब इसमें गुलाम अहमद मीर का भी कोई कसूर नहीं। गुलाम अहमद मीर की कॉन्स्टिट्यूंसी आती है अनंतनाग जिला में। अनंतनाग जिला में डूरू उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। उन्हें चुनाव आने वाले कल में भी डूरू से लड़ना है और वो ये जानते हैं कि वहां पर 6 सीटें जम्मू संभाग में बड़ी हैं, 1 सीट कश्मीर संभाग की बड़ी है। उसको लेकर आम जनमानस में गुस्सा है, नाराजगी है। इसलिए वो कॉन्स्टिट्यूंसी को ध्यान में रखते हुए, उस गुस्से और उस नाराजगी को ध्यान में रखते हुए उसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर नहीं, बल्कि डूरू शाहाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी के एक प्रत्याशी के तौर पर बात करते नजर आते हैं, ऐसा आम जनमानस का कहना है। आप किसी भी बुद्धिजीवी को पूछिए, वो बुद्धिजीवी ये कहता है कि जब आप जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं तो आपको अपने क्षेत्र का नहीं, आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का नहीं, बल्कि आपको जम्मू कश्मीर के हितों का हितैषी नजर आना चाहिए। आपको प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर बात जो है पूरे केंद्र शासित प्रदेश की करनी होगी। आप प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर यदि एक कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर चिंतित नजर आए, एक संभाग को लेकर चिंतित नजर आए और एक संभाग को लेकर आप राजनीति करते हुए नजर आएंगे, तो फिर जम्मू कश्मीर में आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी तो बचा लेंगे, लेकिन जो आपका दल है उसका जबरदस्त नुकसान आप जम्मू कश्मीर में करने जा रहे हैं। गुलाम नबी आजाद इस सच्चाई को समझते हैं। एक लंबा 43 साल का उनका अनुभव जो है वो उनके पीछे है और उसके बाद चूंकि जम्मू संभाग से खुद आते हैं तो जम्मू संभाग की टेरेन की अंडरस्टैंडिंग है उन्हें, जम्मू संभाग की ज्योग्राफी की अंडरस्टैंडिंग है उन्हें, जम्मू संभाग में कौन इलाका कितना मुश्किल है, किस इलाके की कनेक्टिविटी कैसे है और कनेक्टिविटी ना होने के कारण उन इलाकों में क्या दिक्कतें, क्या परेशानियां हैं, इन सभी चीजों से गुलाम नबी आजाद वाकिफ हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के तौर पर वो इन सभी इलाकों का चक्कर लगाकर गए हैं। इसीलिए जब उनसे कोई डिलिमिटेशन को लेकर सवाल पूछता है तो वो जवाब में ये कहते हैं कि जब ड्राफ्ट आएगा रिपोर्ट देखी जाएगी और हम देखेंगे कि रिपोर्ट में क्या सिफारिश की गई है, इस जुबान में और उस जुबान में कि कश्मीर संभाग की आबादी ज्यादा है और आबादी के हिसाब से परिसीमन आयोग को सीटें ज्यादा कश्मीर संभाग को देनी चाहिए थी, उस जुबान में और इस जुबान में जमीन आसमान का अंतर है। गुलाम नबी आजाद एक और चीज कि क्या गुलाम नबी आजाद अलग एक कांग्रेस बनाएंगे? क्योंकि पिछले दिनों गुलाम नबी आजाद कांग्रेस से नाराज थे और खौड़ में भी जो कांग्रेस की रैली हुई, उस रैली में ना तो कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी का चित्र नजर आया और ना ही कांग्रेस के नेता और मेंबर पार्लियामेंट राहुल गांधी का चित्र नजर आया, पूर्व अध्यक्ष भी हैं पार्टी के। चित्र नजर ना आना क्या दर्शाता है? इसका मतलब यह कि वो राजनीतिक सच्चाई से वाकिफ हैं कि जो पॉलिटिकल करेंसी किसी समय राहुल गांधी की और सोनिया गांधी की हुआ करती थी, वो पॉलिटिकल करेंसी अब लोगों के बीच में इन नेताओं की रही नहीं है। चूंकि वो पॉलिटिकल करेंसी उनकी रही नहीं है और इन नेताओं के साथ अब आम जनमानस अपने आप को जोड़कर नहीं देखता, तो क्या करें? इन नेताओं को पोस्टर से हटा देते हैं, क्योंकि अब इनके नाम पर वोट हमको आम जनता ने नहीं देना, अब इनके नाम पर हमको वोट पड़ना नहीं है। अब वोट अगर पड़ेगा तो वोट हमारे काम के बलबूते पर पड़ेगा, वोट जम्मू कश्मीर के नेता के नाम पर पड़ेगा और वोट आम जम्मू कश्मीर के जनमानस की जो दिक्कतें और परेशानियां हैं, उन दिक्कतों और परेशानियों को लेकर हम कितने गंभीर हैं, वोट उस बात पर पड़ने वाला है जम्मू कश्मीर में। और आपका प्रतिद्वंदी अब जम्मू कश्मीर में एक ऐसा दल है जो दल कार्यकर्ता के तौर पर बड़ा मजबूत है और जिस दल को लेकर कल खुद भारतीय जनता पार्टी के ही एक बड़े नेता और MOSN PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि वो नेता जो कल तक भारतीय जनता पार्टी के वर्कर को देखकर ये कहते थे कि ये झंडा डंडा पार्टी है, आज वो मरे जा रहे हैं कि भाई हमें भी बीजेपी में शामिल होने का मौका दिया जाए। और वो तो यहां तक चले गए, उन्होंने कहा कुछ नेता ऐसे भी हैं जो अपनी
अपने परिवार के लोगों को भेजते हैं और रक्षाबंधन के दिन रखड़ी बंधवाते हैं और ये रिश्ता जोड़ने की कोशिश करते हैं किसी तरीके से बीजेपी के लोगों के साथ। ये बात जो है ये कल डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कही, ये भी एक सच्चाई है। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जो नेता पूरी जिंदगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रहे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ रहे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ रहे, आज वही लोग कह रहे हैं कि बीजेपी में हमें भर्ती कर लो। ये बात उन्होंने कल कही। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जहां पर यह बात कह रहे हैं, वहीं पर जैसे मैंने आपको कहा कि इन्हीं राजनीतिक सच्चाइयों को ध्यान में रखते हुए कि वो पॉलिटिकल पार्टी, जिस पॉलिटिकल पार्टी को कल तक जम्मू कश्मीर में चुनावी दंगल में होने के बावजूद माना जाता था कि चुनावी दंगल में तो ये है ही नहीं, वो पॉलिटिकल पार्टी, वो राजनीतिक दल आज उस राजनीतिक दल में आज कांग्रेस का कार्यकर्ता जाना चाहता है। तो इतना मजबूत दल सामने खड़ा है और उसका मुकाबला जब जम्मू संभाग में करना है तो गुलाम नबी आजाद जानते हैं कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। और गुलाम अहमद मीर इस सच्चाई से ऐसा लगता है कि कोसों मील दूर है। नेता के तौर पर उनकी इमरजेंस, नेता के तौर पर जो क्राइसिस उन्होंने अपनी जिंदगी में देखा है 2002 के बाद, अपने जीवन में जो जिन जिन क्राइसिस सिचुएशनों से वो गुजरे हैं, जिन जिन दिक्कतों और परेशानियों से वो गुजरे हैं, और ये भी गुलाम अहमद मीर को लेकर एक समय कहा जाता था कि गुलाम अहमद मीर मुख्यमंत्री के पद के एक जबरदस्त दावेदार थे कांग्रेस में। एक जबरदस्त दावेदार होने के बाद एक क्राइसिस से गुजरना, एक केस में मुलविस हो जाना और उसके बाद दोबारा से अपने आप को खड़ा करना और जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनना, ये गुलाम अहमद मीर का राइज है, ये गुलाम अहमद मीर की ताकत ही, ये उनकी क्षमता है। लेकिन जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर उनका अध्ययन करते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर अब यह नजर आता है कि वो जब बात करते हैं तो वो क्षेत्र को और संभाग को ध्यान में रखते हुए बात करते हैं। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को दिमाग में रखकर बात करते हैं। जो इस समय की राजनीतिक सच्चाइयां हैं और जिस दल के साथ कांग्रेस को भिड़ना है कल चुनाव में, उस दल की क्षमता को, उस दल की ताकत को और उस दल के काम करने के तरीके को ऐसा लगता है कि वो आंकने में गलती कर रहे हैं। और वहीं गुलाम नबी आजाद उस दल की क्षमता और ताकत को ध्यान में रखते हुए उस दल के साथ जम्मू संभाग में मुकाबला कैसे किया जा सकता है और उस दल को चुनावी क्षेत्र में पछाड़ा कैसे जा सकता है, इस राजनीतिक सच्चाई को ध्यान में रखते हुए गुलाम नबी आजाद वही बातें कर रहे हैं जो जम्मू संभाग में भी एक्सेप्टेबल हों और कश्मीर संभाग के लोगों को भी जिस बात से कोई आपत्ति ना हो। और आज गुलाम नबी आजाद ने एक और बात कह दी। उन्होंने कल खौड़ की जनसभा में यह कहा कि मैं 24 कैरेट कांग्रेसी हूं, यानी मैं 100% कांग्रेसी हूं। किसी को कोई गुमान अपने दिल में कोई गुमान न रखे कि मैं कांग्रेस से अलग हूं। लेकिन उन्होंने कतई भी यह नहीं कहा कि मैं कांग्रेसी हूं और कांग्रेस में ही रहूंगा। उन्होंने कहा मैं 100% कांग्रेसी हूं। 100% कांग्रेसी तो शरद पवार भी थे, लेकिन उन्होंने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी बनाई। 100% कांग्रेसी एक समय ममता बनर्जी भी थी, लेकिन उन्होंने तृणमूल कांग्रेस बनाई। इसी तरीके से पीएस संगमा भी एक समय 100% कांग्रेसी थे, लेकिन वो भी अपना दल बनाकर पार्टी छोड़कर चले गए। और अमरिंदर सिंह भी 100% कांग्रेसी थे, उन्होंने भी अपना दल पंजाब में खड़ा कर लिया, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो वो जरूर कह रहे हैं कि वो 100% कांग्रेसी हैं, लेकिन वो कांग्रेस में रहकर ही जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ेंगे, ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए गुलाम अहमद मीर और गुलाम नबी आजाद के बीच में अगर टाकरा करें तो गुलाम नबी आजाद गुलाम अहमद मीर से हर मामले में 2 से 4 कदम आगे नजर आते हैं। गुलाम अहमद मीर ने जो मेहनत कांग्रेस में रहकर करी है, उसको लेकर वो कश्मीर घाटी के एक बड़े नेता तो बन गए हैं, लेकिन जब जम्मू कश्मीर का नेता बनने की बात आती है और जम्मू कश्मीर के संदर्भ में बात करने की बात आती है और इन बदले हुए हालात में राजनीतिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए बात करने की बात आती है, तो गुलाम नबी आजाद का कोई मुकाबला नहीं।